नमस्ते बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में अपना जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है बायो का मतलब होता है कि इस पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु और सारे पेड़ पौधे। जीव जंतु मीन्स फ्लोरा फियोना और पेड़ पौधे मीन्स फ्लोरा। तो अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा एंड फियोना है। ये फ्लोरा एंड फियोना को तो बोलते हैं बायो, अलग अलग टाइप का मतलब डाइवर्स। तो इनको अपन एक साथ कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकते हैं कि द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीसीज के डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज, प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंट वैरायटी की स्पीसीज, द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी में एक दो लाइन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, इमिशनली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। हमारे इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीसीज क्या है? रिच है। रिच मतलब बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है अपने वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीसीज की, है ना, पेड़ पौधों की, जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है, एकदम रिच है, बहुत ज्यादा है अपने। लेकिन इनकी फॉर्म एंड फंक्शन वो क्या है? डाइवर्स है। लेकिन इनके जो फॉर्म मतलब इनकी काम, फॉर्म और फंक्शन, इनके काम ये अलग अलग है ना। इनके फॉर्म मतलब इनका टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स ना। तो अपने रीच है वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, बट क्या है इनके फॉर्म एंड फंक्शन वो क्या है? डाइवर्स है। इसमें आगे कह रहा है बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस। आगे कह रहा है ये इतना डाइवर्स और फंक्शन इनका अलग अलग फॉर्म एंड फंक्शन डाइवर्स है, उसके बाद में भी ये आपस में क्लोजली क्या हो रखे हैं? इंटीग्रेटेड हो रखे हैं, इस पूरे सिस्टम में आपस में जुड़ रखे हैं, है। इस मल्टीपल जो नेटवर्क वाला सिस्टम है इसके अंदर वापस में ये आपस में क्या हो रखे हैं? इंटीग्रेटेड हो रखे हैं, आपस में जुड़ रखे हैं। इतने डाइवर्स फॉर्म एंड फंक्शन होने के बाद में, अलग अलग टाइप के स्पीसीज और एनिमल्स होने के बाद में भी ये आपस में क्या हो रखे हैं? इंटीग्रेटेड, लिंकेड हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया। नया टॉपिक जो अपना है वो है फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया। देखते हैं इंडिया के फ्लोरा एंड फ्योना के टाइप्स या उनके बारे में दो एक लाइन। इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर जो इंडिया है, इंडिया क्या है? एक वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री है ना, सबसे वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री मतलब एक बड़ी डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर आती है इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिकल डाइवर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। दूसरी लाइन कह रहा है ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और यहाँ पर जो जितने फ्लोरा एंड फियोना, जितने स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं उसके ट्वाइस एंड थ्राइस, दोगुने और तिगुने जो हैं वो इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं। डिस्कवर्ड एनिमल्स के दोगुने, ट्वाइस एंड थ्राइस जो हैं एनिमल्स या प्लांट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये दो लाइंस आपको फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन आ जाएगा डिस्क्राइब फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया, एक्सप्लेन द फ्लोरा एंड फ्योना इन इंडिया। तो ये दो लाइन लिख लेना आपको। ठीक है, एक बार वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट बनता है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मीन्स होता है द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग टाइप, अलग अलग वैरायटी के प्लांट और एनिमल्स की जो स्पीसीज है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में कह रहा है इमेशनली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। देखो इतने
वाइल्ड लाइफ, आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज इतनी ज्यादा रिच मात्रा में इंडिया में, फिर भी इनकी फॉर्म एंड फंक्शन क्या है, डाइवर्स है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, एंड इनके फंक्शन भी क्या है, अलग अलग। बट इनमें क्लोजली बात है, क्या क्लोजली बात, ये आपस में क्या हो रखे हैं, पूरा सिस्टम जो मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम है वो क्या हो रखा है, इंटीग्रेटेड, आपस में लिंक हो रखा, आपस में जुड़ रखा है। उसका नया टॉपिक है अपना फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। तो फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया में पहली लाइन है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री है, सबसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और जितने स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं उनके नंबर के ट्वाइस और थ्राइस नंबर्स इंडिया के अंदर, दोगुने तिगुने इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब अपना टॉपिक है नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने की नीड, जरूरत क्यों पैदा हुई है ना, वो चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, वाटर, एयर एंड सोइल। देखो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करो, प्रिजर्व करो। प्रिजर्व करने से क्या होगा, जो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आप बचाओगे, प्रिजर्व करोगे, तो उससे जो आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमारी लाइफ को जो सपोर्ट करते हैं, कौन कौन, वाटर, एयर और सोइल, ये क्या रहेगी, कंजर्वेशन, बची रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपस में इंटीग्रेटेड आप होते हैं, आपस में इंटरलिंक हो रहते हैं। इस कारण से आप क्या करोगे, अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हो तो इससे अपनी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, वाटर, एयर, सॉइल है, ये भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, पहली चीज। दूसरी जरूरत क्यों है, दूसरी कह रही है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इस जेनेटिक डाइवर्सिटी को, प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को अगर आप प्रिजर्व करते हो, बचाते हो, इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आप स्पीसीज को क्या कर पाओगे, बेटर ग्रोथ करा पाओगे। एंड ब्रीडिंग का मतलब नई संतति पैदा होना है ना, तो वो अच्छी से ब्रीडिंग की प्रोसेस हो पाएगी। इसके अलावा जो स्पीसीज है वो अच्छे से बेटर ग्रोथ कर पाएगी, कब, जब आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या कर पाओगे, प्रिजर्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है कि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। पहली जरूरत तो इसलिए है क्योंकि हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अगर प्रिजर्व करते हैं तो इससे हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरा कह रहे हैं कि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो इससे जो प्लांट्स और एनिमल है वो बेटर ग्रोथ कर पाएंगे एंड ब्रीडिंग कर पाएंगे। इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, इनको कंजर्व, इनको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, सम स्टेप्स ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला स्टेप उठाया गया, ये पहला स्टेप है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, द एक्सप्लेन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, तो उसको एक्सप्लेन करा लेता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आया 1972 को। इसमें कहा है कि एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। सबसे पहले एक लिस्ट पब्लिश हुई जिसमें क्या करना है कि जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, जिन स्पीसीज को हमें प्रोटेक्शन देना है, उन स्पीसीज की क्या हुई, लिस्ट पब्लिश कर दी गई कि भाई साहब इन एनिमल्स और प्लांट्स को हमें क्या करना है, इनको प्रोटेक्शन देना है, तो उसकी एक लिस्ट बनी और उसको क्या कर दी गई, पब्लिश कर दी गई। दूसरी चीज, एंड इन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज की रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो बच गई पॉपुलेशन है, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो खतरे में है ना, जो अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं वो खत्म होने वाले हैं, ऐसे स्पीसीज या ऐसे जानवर हैं या प्लांट्स हैं जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो अगर उनको कंजर्व नहीं किए, उनको बचाई नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगी। वैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, जो बच गई है पॉपुलेशन, उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्टिंग देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, किससे, इनके बैनिंग, हंटिंग, और इसको हंटिंग एंड गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटाट्स, और इनके देखो हंटिंग्स को बैन करवाना है। इसके अलावा
इनके जो हैबिटाट्स, इनका जो घर है, जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको क्या देना है, एक लीगल प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवर वाइल्ड लाइफ के ट्रेड पर, व्यापार पर क्या करना, रेस्ट्रिक्टिंग, मना करवाना, इनको बंद करवाना है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, सम स्टेप्स ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पहला स्टेप था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर क्या हुआ, जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनकी एक लिस्ट जो है वो क्या कर दी गई, पब्लिश कर दी गई। दूसरी चीज, इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर जो रिमेनिंग की जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, जो डेंजर्ड स्पीसीज है ना, जो खतरे में स्पीसीज है, उनकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन बच गई, उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। किससे, बैन, और इनको हंटिंग को बैन किया गया। इसके अलावा इनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, इनके हैबिटाट्स को, इनके घर को। एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जो इनके व्यापार होता था, इनकी स्किन का, इनकी टीथ का, उनको क्या कर दिया गया, इनके ट्रेड को, इनके जंगली जानवरों के ट्रेड को रेस्ट्रिक्टिंग बंद करवा दिया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा क्या क्या स्टेप उठे वो आगे देखते हैं। चलो देख रहे थे सम स्टेप ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए। तो फर्स्ट स्टेप देख लिया था हमने, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप कह रहा है, गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है। क्यों, क्योंकि जंगली जानवर खत्म होते जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है, तो उसके लिए क्या क्या बना रही है, नेशनल पार्क बना रही है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। इसके अलावा सर्टेन गवर्नमेंट also announced the several projects for protecting specific animals, और कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए, है ना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है। ऐसे कुछ जो स्पेसिफिक एनिमल्स है, जो खतरे में है, जो खत्म होने वाले हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनके लिए क्या चलाया जा रहा है, उनके लिए प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए टाइगर के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वन हॉर्न राइनासोरस, एक सींग वाला गेंडा है, ऐसे बहुत सारे, एलिफेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा चिंकारा हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए क्या चला रही है गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट चला रही है। इतना देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे अपन प्रोजेक्ट टाइगर। एंड पहले प्रोजेक्ट टाइगर में देखो 2 क्वेश्चन पूछता है। पहले तो नीड्स फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, नीड्स फॉर स्टार्ट द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने की नीड्स, जरूरत क्यों पड़ी, और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। ये दोनों क्वेश्चन के जवाब देंगे। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर में 2 क्वेश्चन उठता है, एक तो नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की क्यों जरूरत पड़ी और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की क्यों जरूरत पड़ी। देखो, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ फ्योनल वेव। टाइगर जो है पूरे फ्योनल वेव का, फ्योनल वेव मतलब पूरे जो आपस में ये इंटरलिंक है, पूरा वेव, पूरा सिस्टम, पूरा जो फ्योनल वेव है उसका की तरह काम करता है टाइगर, है ना। अगर टाइगर खत्म हो जाता है तो पूरा फ्योनल वेव गड़बड़ा जाएगा। क्यों, अगर जैसे देखो टाइगर हिरन को खाता है, हिरन घास खाती है, तो क्या हो जाएगा, जैसे टाइगर खत्म हो गए तो अब हिरन को कोई खाने वाला नहीं है, हिरन क्या हो जाएगी, बहुत सारे बढ़ जाएंगे। अब हिरन बहुत सारे बढ़ गए तो घास जो है, घास पूरी खत्म कर देंगे हिरन, है ना, घास बिल्कुल ही नहीं बचेगी। तो फिर ये आपस में, आपको पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि ये आपस में एनिमल्स क्या है, इंटरलिंक है ना। और इस इंटरलिंकिंग, इस पूरे फ्योनल वेव क्या की तरह, चाबी की तरह काम करता है टाइगर, ठीक है। तो ये की है, इसलिए प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए क्या है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अगर ये की खत्म, अगर चाबी खो गई तो आप ताला कभी नहीं खोल पाओगे। अगर ये की खत्म हो गई तो पूरा फ्योनल वेव गड़बड़ा जाएगा। आगे कह रहा, टाइगर पॉपुलेशन है डिवाइडेड टू 1827 मतलब 1827 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 15,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। देखो, एक सेंचुरी के अंदर, एक सेंचुरी में, एक सेंचुरी से पहले अपने पास टाइगर जो थे वो 55,000 थे, 15,000 थे, जो कि कम होके
कितने हो गए, सिर्फ अब कितने बचे हैं 1827। एक सेंचुरी में इतना टाइगर खत्म हो गए, इतने टाइगर की कमी हो गई, इस कारण से प्रोजेक्ट टाइगर चलाने की जरूरत है। पहला का क्या कारण पड़ा कि टाइगर जो है वो क्या है, की है, इसलिए जरूरत है। दूसरा कि 55,000 टाइगर थे जो एक सेंचुरी में खत्म हो गए, कितने हो गए, खत्म हो गए, कितने आ गए 1827, इसलिए जरूरत है। आगे कह रहा है ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ टाइगर बोन्स इन मेडिसिन। तीसरी जरूरत इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाने की क्योंकि टाइगर के साथ ट्रेड करते हैं, टाइगर की स्किन के साथ उनकी स्किन निकाल के बेच देते हैं, उनकी बोन्स का मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए इनके ट्रेड ना हो, टाइगर को कंजर्व करे, बचाए, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर ने चलाया जा रहा है। तो इसके 3 स्टेप हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर को बचाया क्यों जा रहा है, 3 स्टेपों में 3 जा रहा था। पहली तो ये क्या है, की है, अगर की खत्म तो पूरा फ्योनल वेब खत्म। दूसरा पहले 55,000 टाइगर थे, 50,000 टाइगर थे जो कि कम हो गए, 1827 बचे, इसलिए जरूरत है बचाने की। और तीसरा कि क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इनकी स्किन के साथ ट्रेड हो रहा है, इनके साथ स्किन के साथ और बोन्स के साथ, इसलिए बचाने की जरूरत है। तो ये नीड्स है, ये 3 नीड्स है, इस कारण से प्रोजेक्ट टाइगर चलाने की जरूरत पड़ी है ना, और इनको कंजर्व करने की जरूरत पड़ी। अच्छा आप देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर आपका चलाया गया 1973 को, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर में ये नहीं है कि सिर्फ टाइगर को ही कंजर्वेशन देना है, इतना ही नहीं है ना, इसके अलावा किसको सेव करना है, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जितने भी खतरे में स्पीसीज है, उन सबको सेव करना। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट टाइगर नाम है तो केवल टाइगर को ही बचाओ, नहीं, जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उन सबको क्या करना है, कंजर्व करना, उन सबको बचाना है। ये प्रोजेक्ट टाइगर का टारगेट है। अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए, कौन कौन से बनाए गए, सबसे पहले बनाए गए कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। ये पूछ लेता है, टिक द ग्रेड में क्वेश्चन आ जाता है कि, है ना, ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाता है, इनकी लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, फिर उसके बाद में बोला गया सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि आसाम में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। ये आपको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में लिखना है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसमें आपको इतना लिखना होगा इन 1973 को स्टार्ट हुआ। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंदर क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, क्या व्यूड नहीं होता कि केवल टाइगर को ही कंजर्वेशन किया जा रहा है। इसमें जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जितने भी खतरे वाले स्पीसीज है, उन सबको क्या कर रहे हैं, इन सबको सेव करने के लिए एफर्ट लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ टाइगर रिजर्व भी बोले जा रहे हैं, जैसे पहले नंबर का कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला, दूसरा सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल वाला, तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान वाला, मानस टाइगर रिजर्व आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, ठीक है। इतना पढ़ने देखा, इसके आगे अब देखेंगे कल, इसको ढंग से पढ़ लेना है, रिवीजन करना बार बार, है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी शानदार आपकी एसएसटी में परफॉर्मेंस रहेगी। धन्यवाद।